हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आस्था नबलानी और आज हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के ऊपर सारे टॉपिक्स और सारे डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किया है। सारे टॉपिक्स को मैं ऊपर और नीचे लिंक कर दूंगी, प्लीज उन्हें भी जाके एक बार चेक करिए। बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, उन्हें भी एक बार आके चेक करिए। सो इसी के साथ हम आज के टॉपिक में शुरू होते हैं, विच इज न्यूक्लियस। जिस तरीके से ब्रेन होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस होता है जो हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम उसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। जितनी भी मेन एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, वो सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? वो कंट्रोल होती हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सेंटर और न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करे हुए होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने मदर एंड फादर से इनहेरिट करते हैं, उनसे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हेयर कलर, हमारा आई कलर, हमारा बॉडी शेप, ये कुछ ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम अपने मम्मी पापा से कैरी करते हैं अपने अंदर। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। किसके फॉर्म में? विद द हेल्प ऑफ डीएनए, विच इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है डीएनए और उसके अंदर हमारी पाई जाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के आसपास डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मींस इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। वहीं पे जो सबसे इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं किसी भी सेल के अंदर के पार्ट को, तो वो सबसे पहले न्यूक्लियस दिखता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक बहुत ही डेंस और कंपैरेटिवली बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल से बड़ा स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इजीली मैं एक न्यूक्लियस को देख सकती हूँ माइक्रोस्कोप के अंडर। वहीं पे ये ज्यादातर एक सेल के अंदर एक ही पाया जाता है, वन इन पर सेल न्यूक्लियस की काउंट होती है। इसी के संग हमने ये इस स्लाइड के सारे टॉपिक्स फिनिश कर दिए हैं। वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस की एनाटॉमी देखिए। बेसिक 4 पार्ट होते हैं इसके, जो आप अपनी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बेसिक 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवलप, जो इसकी 2 मेम्ब्रेन को सराउंड किए होता है। वहीं पे न्यूक्लियर पोर, छोटे छोटे पोर्स या छोटे छोटे होल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन के पास। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत डेंस, एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। वहीं पे साइटोप्लाज्म या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। आप ये वाला स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, अगर आप एक बार ऑब्जर्व करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा एक वेब बनाए हुए होता है न्यूक्लियस के ऊपर। फिर आता है न्यूक्लियर एनवलप, जो उसकी दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं डबल मेम्ब्रेन, उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जो आप थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन। जो लिक्विड टेक्सचर का सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वहीं पे न्यूक्लियस के बाहर जो ये सराउंडिंग्स है, मतलब बेसिकली उसका न्यूक्लियर एनवलप है, उसके पास कई सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ताकि सब्सटेंसेस इजीली पास आउट हो सके न्यूक्लियस के अंदर और बाहर। उस पोर को कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। वहीं पे न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत डेंस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। बेसिक 4 पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमने जाना: न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। यहाँ पे हर इस वाली स्लाइड में हर किसी जो पार्ट है न्यूक्लियस का उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कुछ कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, क्रोमेटिन भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता देती हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप 2 सिमिलर लेयर्स से मिलकर बना हुआ रहता है। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है उसी तरीके से इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है।
उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस, जो कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये एक छोटा सा बहुत ही डेंस स्फेयर होता है जो न्यूक्लियस के बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है। ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ रहता है ताकि ये डीएनए के बनने में हेल्प कर सके। ये बहुत सारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना हुआ रहता है ताकि ये डीएनए के बनने में हेल्प करे। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोलस ही होता है वो जो डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आते हैं क्रोमैटिन पे। क्रोमैटिन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फिर जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्रोमैटिन क्या करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स में। मतलब क्रोमैटिन के जो थ्रेड्स होते हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके टाइटली रैप हो जाते हैं ताकि क्रोमोसोम्स बन सके। जब ये सेल डिवाइड नहीं होता है तो क्रोमैटिन लूज हो जाता है और डीएनए को कॉपी करने में या डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूक्लियर पोर्स पे। तो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं कि छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कुछ सामानों की, कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ मटेरियल्स की एंट्री या एग्जिट को अलाउ करती है न्यूक्लियस से आने जाने में। फिर आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म पे। सो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो बेसिकली एक फ्लूइड है जिसमें ज्यादातर वाटर पाया जाता है और बहुत अदर सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो जितने भी मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं वो उसके अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा पाते। ये एक पैसेज की तरह, एक मीडियम की तरह काम करता है किसी भी सब्सटेंस की एंट्री या एग्जिट में। फिर आते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसाइजर होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो सेल फंक्शन के लिए जो प्रोटीन जरूरी है, वो न्यूक्लियस के फंक्शन के जो प्रोटीन जरूरी है वो सब इन्हीं राइबोसोम्स, जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, इन्हीं राइबोसोम्स के द्वारा हम कह सकते हैं सिंथेसाइज होता है ताकि सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस हो सके या आगे रेप्लिकेट कर सके। सो ये सारे इसके पार्ट्स थे जिनके बारे में हमने क्विकली रिकैप ले लिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं विच इज द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस पे। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस आखिर काम क्या करता है? सबसे पहला काम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ह्यूमन बींग्स में ज्यादातर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में ही स्टोर होती है विच इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं पे आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करता है। वहीं पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में ही अकर होता है, तभी और दूसरे सेल्स में जाता है। तो बेसिकली डीएनए हेल्प्स इन न्यूक्लियस हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। फिर आते हैं synthesizes, it enables to synthesize all proteins through synthesis of RNA। ये कुछ आरएनए सिंथेसाइज करता है जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हेल्प करता है डीएनए के रेप्लिकेशन प्रोसेसेस में। It is the house of nucleolus, which is the site of production of ribosomes। अब जाहिर सी बात है डीएनए के अंदर प्रोटीन्स हैं, उसे प्रोटीन्स चाहिए, तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, जो कि राइबोसोम्स के प्रोडक्शन की साइट है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, वहां पे राइबोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसकी वजह से डीएनए फॉर्मेशन हो पा रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो पा रही है। वहीं पे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट में भी न्यूक्लियस हेल्प करता है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं फंक्शंस का। जेनेटिक मटेरियल के इंफॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में रेगुलेटरी फैक्टर्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स के। अगर हमें क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, इन सब के बारे में जानना है तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि पहले कौन सी चीज होती है, फिर उसके अंदर कौन सी चीज होती है, फिर उसके अंदर कौन सी चीज होती है, एंड देन लास्ट में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी यूनिट जो होती है कंपैरेटिवली टू द क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड क्रोमैटिन, तो सबसे पहली जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है डीएनए विच इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीएनए के सेगमेंट को कहा जाता है जीन। तो ये चीज हमें याद रखनी बहुत जरूरी है कि किसके अंदर कौन सी चीज पाई जाती है, वरना ये सारी चीजें मिलके एक मेस कर देती है और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सेल होता है, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए,
विच इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसके अंदर या उसके पार्ट को, उसके सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है अगर हम आगे बढ़ने से पहले इसे नहीं समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक सेल को देखूं, उसको जूम करूं, उसके बाद एक न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पूरे के पूरे न्यूक्लियस स्टडी का या क्रोमोसोमल स्टडी का। सबसे पहले हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को इजीली या इम्पोर्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोसोम की डीप नॉलेज लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को एक बार कीनली ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर की दोनों आर्म होती हैं, जो छोटी आर्म, जो ऊपर की दोनों आर्म होती हैं, उन आर्म्स को हम पी आर्म कहते हैं। आप अपनी फिगर्स में देख पा रहे हैं, ऊपर वाली दोनों आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, वहीं पे नीचे वाली दोनों आर्म्स को हम क्यू आर्म कहते हैं। वहीं पे इनके ही बीच में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दोनों पी और क्यू आर्म को एक साथ मिलाता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। जो आप देख सकते हैं, दोनों आर्म पी और क्यू आर्म को जो मिलाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। वहीं पे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो जो एकदम एंड पे प्रेजेंट होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, जो एकदम चारों ही आर्म के जो एक्सटेंशंस पे एकदम एंड पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं टीलोमर। ये स्ट्रक्चर ध्यान देने जरूरी है, टीलोमर कहते हैं उसे हम। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमेटिड क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रोमेटिड कहलाया जाता है। आई विल शो यू विद द एनोटेटिंग प्रोसेस। दिस वन इज नोन एज क्रोमेटिड। ये पूरा एक पी आर्म और एक क्यू आर्म इज नोन एज क्रोमेटिड। वहीं पे ऊपर वाले स्ट्रक्चर इज टीलोमर, इन दोनों के जॉइनिंग पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर, इनका एंड वर्जन इज नोन एज, सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड पार्ट पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं टीलोमर। तो ये थी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम क्रोमोसोमल स्टडी शुरू करेंगे, बेसिक क्रोमोसोमल स्टडी को। सो क्रोमोसोम्स आखिर होते क्या हैं? हमारे दिमाग में बहुत क्वेश्चन थे अब तक कि क्रोमोसोम आखिर होते क्या हैं। प्लीज आप ये बताइए कि बेसिकली वो क्या होते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए रहते हैं, और डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो हर किसी क्रोमोसोम के पास जीन्स होते हैं जो लीनियर ऑर्डर में, स्ट्रेट लाइन में ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि 23 पेयर, मींस 43 को अगर हम हाफ करते हैं तो 23 हो जाता है। सो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, जो कि हम एक पेयर मतलब 23 है, तो जिसमें से मैं वन पार्ट ऑफ ईच पेयर मींस 23 प्लस 23, तो 23 मैं अपने मम्मी से इनहेरिट करती हूँ, वहीं 23 मैं अपने पापा से इनहेरिट करती हूँ। तो क्रोमोसोम्स में जो 1 से लेके 22 पेयर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। हमारे सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो लेग्स के, चाहे वो हैंड्स के, चाहे वो ब्रेन के, वो सारे जितनी भी चीजें होंगी क्रोमोसोम्स की, 1 से लेके 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे हमारे सोमेटिक सेल्स में, बेसिकली एक्सेप्ट द सेक्स सेल। और जो 23rd पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि हमारे जर्म सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज ओवा एंड स्पर्म। एक्स एक्स आता है तो फिर वो फीमेल है, एक्स वाई आता है तो वो मेल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में जानेंगे, आखिरकार कितने तरीके के पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। सो दिस इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कि है 4 बेसिक टाइप्स के होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स एनाफेज में। अब एनाफेज आप इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आप क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे व्हाट इज एनाफेज। अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि कितने तरीके के आखिरकार क्रोमोसोम्स होते हैं। सबसे पहला होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में कोई पी आर्म नहीं होती है और सेंट्रोमियर ही एंड पाया जाता है, मींस देयर इज नो पी आर्म एंड सेंट्रोमियर इज ऑन द एंड। आप ए इमेज में देख सकते हैं, आई शो यू विद एनोटेटिंग प्रोसेस कि आखिरकार ये होता क्या है। आप देख सकते हैं, सबसे पहली इमेज है वो है टीलोसेंट्रिक की, जिसमें कोई भी पी आर्म नहीं दिख रही है आपको, और सेंट्रोमियर पे ही हमारा क्रोमोसोम एंड कर रहा है, केवल और केवल क्यू आर्म होती है इसकी, इसीलिए ये टीलोसेंट्रिक कहलाया जाता है। वहीं पे अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं, विच इज द सेकंड बी इमेज, तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही छोटी पी आर्म है
और सेंट्रोमियर बहुत ही नजदीक है एंड के, इसकी क्यू ही आर्म है, पी आर्म बहुत छोटी है और जो इसका सेंट्रोमियर है वो एंड पे ही पाया जा रहा है। वहीं पे अब हम सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे। इसकी जो पी आर्म है वो थोड़ी सी छोटी है क्यू आर्म से, मींस इसकी पी आर्म इज नियरली इक्वल, या हम कह सकते हैं लिटिल स्मॉलर देन क्यू आर्म, और सेंट्रोमियर जो है पी और क्यू आर्म के बीच में ही पाया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पी और क्यू आर्म बिल्कुल सेम साइज की हैं और सेंट्रोमियर बिल्कुल ही बीच में, एग्जैक्ट क्रोमोसोम के बीच में पाया जा रहा है। इसीलिए हम इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, मिडिल में पाया जा रहा है पूरे क्रोमोसोम के। सो ये 4 पार्ट हो गए, टीलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक, ऑल्सो मेटासेंट्रिक। तो ये हो गई आज की हमारी क्रोमोसोमल और न्यूक्लियस की स्टडी, जो हमें क्लास 9 के हिसाब से पढ़नी चाहिए थी। आपको इस वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंक यू। आप अगेन इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पिछला नहीं समझ में आया है तो फिर आप पिछले कुछ वीडियोस को जाके रिवाइंड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। ऑल्सो आप अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर करिए और बेसिकली इसे पूरे में वायरल कर दीजिए।